सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ राजस्थान से डॉक्टर दशरथ हिंगूनिया जी हैं, जो कि राजस्थान के राज्य के अध्यक्ष हैं अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि जैसा कि नाम से ही पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर है। और डॉक्टर अम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत होने से पहले श्रम मंत्री रहे। श्रम मंत्री रहते हुए श्रमिकों के लिए, श्रमिक कौन है उस पर मैं आऊंगा, तो उनके लिए बहुत ही सारे नए नए उन्होंने कानून बनाए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका धन्यवाद कि आप इस गंभीर विषय पर आए। मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा है कि किस तरह से राजस्थान में एक घटना हुई जिसमें एक श्रमिक को, अब श्रमिक कौन है? श्रमिक यानी श्रम, श्रम यानी मेहनत। मतलब वो व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह किन्नर हो, वह व्यक्ति जो मेहनत करता है और मेहनत कर कर किसी पूंजीपति को, किसी व्यापारी को अपनी मेहनत की वजह से अमीर बनाता है, वो श्रमिक, वो मेहनत कश व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है। श्रमिक या मजदूर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो जो हाथ से काम करता है, एक मानसिक श्रमिक भी होता है। आईएएस अफसर भी एक श्रमिक है, एक नेता भी एक श्रमिक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी एक श्रमिक है। हम सब इस आर्थिक व्यवस्था के अंदर सब मिलकर जो मेहनत करते हैं, हम सब श्रमिक हैं। लेकिन समस्या ये है कि क्या सबको समानता मिलती है? हमारा संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन लोग संविधान पे तो प्रश्न उठाते हैं, लेकिन इस बात पे प्रश्न नहीं उठाते कि जब हमारा संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, तो आखिर उस समानता के अधिकार को सही तरह से लागू क्यों नहीं किया जाता। और यही आज के विषय है। इसके लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर दशरथ हिंगोनिया जी, आपका स्वागत करना चाहूंगा। और ये सवाल बहुत आपके बहुत सामने धन्यवाद निखिल जी। कि निजी क्षेत्र में कब तक भारत के लोग पिटते रहेंगे? कब तक अ, उनको लटका लटका के पीटा जाएगा, उन पे पानी की बौछार करी जाएगी, बंद कमरों में उनकी पिटाइयां होती है। एक ड्राइवर की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है निरंतर। मैं बताना चाहूंगा लोगों को थोड़ी सी बातें। बड़ी बड़ी कंपनियों में 7 7 8 8 6 6 हजार रुपया, जो कि न्यूनतम वेतन मान जो मिलना चाहिए सरकारी तरफ से, सरकार की तरफ से जो निर्धारित है, वो भी नहीं दिया जाता। थोड़ी देर देर से आओ, आधे दिन के पैसे काट लिए जाते हैं। एक दिन नहीं आओ, एक दिन के पैसे काट लिए जाते हैं। जरा सी आय बढ़ जाए, बहुत सारे लोगों को तो पीएफ नहीं मिलता। जरा सी आय बढ़ जाए तो फिर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती जो उनको मिलनी है। कौन है इनका, कौन देखेगा इनको? क्या सरकार का यही काम रह गया कि बस पूंजीपतियों को पैसे दो, पूंजीपति कमाए, और पूंजीपति के नीचे का जो वर्ग है, बुर्जुआ वर्ग जिसे कहते हैं, जो पूंजीजीवी वर्ग है, जो उनके एजेंट है, वो कमाए, उन सबके लिए मेहनत करे आम आदमी एक श्रमिक बन के, मेहनत कश बन के, और उसकी बंद कमरों में पिटाई हो। आधा दिन, थोड़ी देर से आने आने पर उसका आधे दिन की वेतन कट जाए। बीमार हो जाए, नहीं आ पाए तो पूरा वेतन काट लो। 4 दिन नहीं आए, 4 दिन का वेतन काट लो। सरकार की तरफ से जो मंजूर किया गया उतना वेतन भी ना दो। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डॉक्टर दशरथ हिंगूणिया जी, अ, आपकी पार्टी का क्या विचार है? निखिल जी, आपने आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को आज लिया है। इसके लिए आपका और आपके चैनल है दोनों को ही साधुवाद देता हूँ। रही बात, आपने कहा कि निजी क्षेत्र में ये इस प्रकार से कब तक चलेगा। एक्चुअल में अब मैं आपको बताऊं कि ये सारा कुछ जो भारत का जो सोशल ऑर्डर है, अब यहाँ का जो सोशल ऑर्डर है, उस सोशल ऑर्डर के हिसाब से भारत में भले ही आज 1947 की आजादी के बाद में 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को और गणतंत्र बन गया, भारत भले ही लोकतांत्रिक देश हो, गणतांत्रिक देश हो, लेकिन एक्चुअल में आज भी यहाँ पर जो है जो SC ST विशेष रूप से जो है वो दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाते हैं।
इसके अलावा जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनके साथ में भी इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव होता है। महिलाओं के साथ भेदभाव जो है वो होता है। अब एक्चुअल में निखिल जी, ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का जो समाधान है वो हमें जो है वो भारत के संविधान में ही खोजना होगा। हमें भारत हमें भारत के संविधान में ही जो है इसका समाधान खोजना होगा। हमें यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में ही जो जो समाधान है वो निकालना होगा। अब इन बातों को लेकर भी, यानी कि एक तरह से निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन प्लान लागू होना चाहिए। इस बात की भारत में मांग करने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो वो सबसे पहली पार्टी आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है। और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब, जिन्होंने पार्टी बनने से पहले इस बात की जो है मांग की थी कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए और वो आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में लागू होना चाहिए। और ये निचले जो श्रेणी की जो सर्विसेज हैं उनमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से भारत की संपत्ति का औने पौने धामों में जो है वो प्राइवेटाइजेशन किया गया है, उद्योगपतियों, कारपोरेट घरानों को और पूंजीपति मित्रों को जिस प्रकार से जो संपत्ति बेची गई है, ये अपने आप में भारत के जो जो संसाधन है, ये संसाधनों की एक तरह से लूट है। तो इसमें हमारी ये मांग थी कि जैसे विभिन्न प्रकार के जो सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें भी हमारा SC ST का, OBC का, माइनॉरिटी का जो है वो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ में जो है जो है इनके लिए जो सरकारी योजनाओं के तहत जो सुरक्षा इनको लागू होती है, सामाजिक सुरक्षा, और इसके साथ साथ में जो कानूनी तौर पर उनके लिए जो सुरक्षा के प्रावधान है वो लागू होने चाहिए। और मैं आपको ये फिर बताना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो बिल है, ये जो बिल हमने जो दिया था, इस बिल में पीछे की ओर, यानी कि एक तरह से जो निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC STs एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और इसके साथ साथ में जो है अदर जो स्टेट्स हैं उनके लिए हमने इसको जो है लागू करने की बात है वो हमने कही थी कि ये रिजर्वेशन है वो लागू होना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो रिजर्वेशन है वो लागू होना चाहिए। तो इन बातों को जो है वो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने जो है वो अपने पिटिशन के माध्यम से जो है वो किया था। और ये जो बिल जो दिया गया था, मैं आपको इसकी डेट भी बताता हूँ। ये 18/8/2017 को हमने ये जो बिल है वो दिया था, भारत सरकार को हमने दिया था। इसके अलावा जो है अलग अलग जो स्टेट्स हैं, राजस्थान में भी दिया हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट में भी दिया हुआ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जितने भी जो स्टेट है सब में अलग अलग, यानी कि प्रत्येक राज्य सरकार को भी हमने इस प्रकार का जो बिल है वो हमने दिया है। अब रही बात, यानी कि एक तरह से कि भारत में इन वर्गों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है, इसलिए इनके साथ में ये इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये यहाँ का जो सोशल ऑर्डर है, ये यहाँ का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो सामाजिक ढांचा और ताना बाना है, ये सामाजिक स्ट्रक्चर और ताने बाने की वजह से, यानी कि एक तरह से इस प्रकार की जो बातें हैं वो हमें देखने को मिलती है। और इनके खिलाफ जो है वो कड़े कानूनी प्रावधान तो है, लेकिन इनको लागू नहीं किया जाता है, इसलिए इनका इम्प्लीमेंटेशन है वो होना चाहिए। और यदि इस प्रकार का की कोई भी एट्रोसिटी हो जाती है, तो जो अभी एट प्रेजेंट जो कंपेंसेशन के जो प्रावधान है, इनके तहत नहीं, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार से ये देखा जाना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना कमा सकता था और कितने संसाधनों का जो है वो यूज कर सकता था, उनका जो है कैलकुलेशन होना चाहिए। यदि वो बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आता है, तो उनका भी कैलकुलेशन होना चाहिए। और ये कैलकुलेशन करके और फिर उसके बाद में जो है, पहले तो जिस व्यक्ति ने ये जो एट्रोसिटी की है उसकी संपत्ति में से जो है वसूल करना चाहिए। और फिर जो पैसा कम पड़ता है तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं वो मिलाकर और वो क्षतिपूर्ति करें। जब तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा भारत देश में, तब तक भारत में ये एट्रोसिटीज है वो रुकने वाली नहीं है। आज जिस प्रकार से, यानी कि एक तरह से जो ये
छोटे मोटे अपराधों के ऊपर, छोटी मोटी यानी कि एक तरह से बातों के ऊपर लोगों के घरों को डिमोलिश कर दिया जाता है। ये इस प्रकार का प्रोविजन जो है वो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट में भी लागू करना चाहिए कि ऐसे लोगों की जो संपत्ति है उनको डिमोलिश किया जाए और उनको कड़ा संदेश दिया जाए, तब जाकर और ये जो भारत में जो एट्रोसिटीज जो है वो कम होगी। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है और अत्याचार और उत्पीड़न है वो खत्म हो पाएगा। तो ये मेरा मानना है मैं और यहाँ ये निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। मैं यहाँ पर दो बातें आपसे पूछना चाहता हूँ और तीसरा आपसे एक जी। प्रश्न करना चाहता हूँ। जो दो बातें पूछना हम्म। चाहता हूँ वो ये कि आपने बात करी कि आरक्षण होना चाहिए निजी क्षेत्र में, लेकिन आरक्षण अगर निजी क्षेत्र में हो भी गया तो वो तो जो संगठित क्षेत्र है जिसका दायरा बहुत कम है वहीं पर लागू होगा। लेकिन असंगठित क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का कार्य है जहां पर दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उन दिहाड़ी मजदूरों के साथ जो अत्याचार होता है वो तो पूरा रिकॉर्ड में नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न ये है, ये तो आज लोगों के हाथ में मोबाइल कैमरा आ गए और किसी बेचारे बड़े ही, जिसे मैं कहूंगा ना, संवेदना वाले, बड़े दिल वाले, जिसके दिल तड़पा, शायद वहीं पे काम करने वाला कोई बेचारा हमारा भारतीय एक होता है, उसका दिल तड़पता है तो वो एक वीडियो चुपके से बनाकर, वो वीडियो में ऐसा भी आया, उनको डर भी लग रहा है कि हम बना रहे हैं, ये उसको पीट रहा है, हमें पकड़ के ना पीट दे। तो ये तो वीडियो आ गया। अगर वीडियो नहीं आता और कितने सालों से नहीं आ रहा। तीसरा प्रश्न ये कि जब ऐसा हो भी जाता है तो ये पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, पुलिस में जाके कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाते? क्या पुलिस पे, प्रशासन पे, राज्य की सरकार पर, देश की सरकार पे आम लोगों को भरोसा नहीं है? और आपसे प्रश्न ये है कि अब जैसे राजस्थान में घटना हो गई, आप कहते हैं हमने कानून लेकर आए, हमने सरकार को बोला, ये तो ठीक है, लेकिन क्या आपने कोई इसके लिए धरना किया? क्या आपने, आपकी पार्टी ने कोई FIR डाली इसके लिए राजस्थान में? या ऐसी कहीं भी कोई घटना होती है, आप लोग के पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड है आपकी पार्टी का कि अब तक आपने कोई FIR करी हो ऐसे मामलों में? मैंने इसलिए बात करी, आपकी पार्टी के बारे आया कि नाम अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर जो है वो भारत के लगभग हर श्रमिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके नाम पे आपने पार्टी रखी है। तो अब तक इस तरह के जो अत्याचार भारत के श्रमिकों पर हो रहे हैं उसके लिए क्या किया आपकी पार्टी ने? ये तीन सवाल है आपके सामने। जी जी। पहला तो आपने ये कहा कि जैसे सबसे पहले तो आपने असंगठित क्षेत्र की बात कही थी कि वहां पर जैसे दिहाड़ी मजदूर हैं उनके साथ में यदि इस प्रकार की एट्रोसिटीज हो जाती है तो वहां पर क्या करेंगे। यानी संगठित क्षेत्र की तो आपने बात रखी कि भाई ठीक है, संगठित जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा क्षेत्र है, लेकिन असंगठित क्षेत्र है वहां पर यानी कि एक तरह से लोगों के साथ में यदि इस प्रकार का अत्याचार उत्पीड़न होता है तो क्या किया जा सकता है। देखिए, इस मामलों में हालांकि संविधान में और कानूनी प्रोटेक्शन से संबंधित प्रावधान तो है, मैं ये तो आप हम सब मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में यदि ऐसी घटनाएं हो जाती है तो हमें यानी कि एक तरह से जो है ऐसे लोगों को जागरूक है वो करना चाहिए, और साथ ही साथ जो है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान है वो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए भी लागू होते हैं। और उनके लिए यदि ऐसी कोई भी ऐसी घटना हो जाती है तो उनके लिए कंपेंसेशन के प्रावधान है वो हमारे द्वारा करवाए गए हैं। SC ST एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो 211 जिलों में बने हैं, जो संवेदनशील जो एरिया है वहां पर विशेष रूप से इनकी सुनवाई के लिए अलग से जो कोर्ट है वो बने हुए हैं। अब लेकिन बात यह है कि रिमेडी के लिए यानी कि एक तरह से जिसके साथ में ये घटना घटी है, यदि उसकी जानकारी पार्टी को हो जाती है तो पार्टी खुद स्वतः संज्ञान लेती है, एक्शन लेती है। और संबंधित यानी कि एक तरह से जो थानाधिकारी है, इसके अलावा संबंधित जिले का जो SP है, संबंधित जिले का कलेक्टर है, और राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री को जो है वो इस बारे में जो है वो लेटर लिखती है, उनको लेटर देती है। और यदि मामला और भी संगीन हो और यदि उस मामले में कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है वो धरने और प्रदर्शन में न केवल भाग लेती है बल्कि उनकी अगुवाई करती है। जब तक यानी कि एक तरह से इस मामले में कोई समाधान नहीं निकल जाए तब तक यानी कि एक तरह से धरने और प्रदर्शन में हम लोग बैठे रहते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जहां पर आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने जो है राजस्थान में ऐसे मामलों में जो है वो भागीदारी की है, पार्टिसिपेशन है वो किया है। अब रही बात यानी कि एक तरह से अभी वाला ये जो मैटर है, इस मैटर के संज्ञान में आने के बाद में जो है हमने जो है वो कार्रवाई है वो संबंधित हमारे
जो पदाधिकारी हैं हमने उनको लिखा है कि पहले यानी कि एक तरह से इसकी पूरी रिपोर्टिंग जो है आप लीजिए और मुझे बताइए कि इस मामले में यानी कि एक तरह से जो है पुलिस प्रशासन अब तक क्या किया है, और कहीं ना कहीं पर प्रशासन की इसमें कोई ढिलाई या मिलीभगत तो नहीं है, या प्रशासन कहीं ना कहीं जो है ऐसे मामलों में जो है वो एक तरह से लीपापोती का काम भी करता है। तो हमने जो है हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के जो लोग हैं उनको कहा है, और इस मामले में निश्चित रूप से जरूर संज्ञान लेंगे, और इस मामले में रिमेडी जो है वो दिलाने का हम पूरा पूरा प्रयास वो करेंगे जो है। मेरा दूसरा प्रश्न आप जी, मेरा दूसरा प्रश्न जो जी आपसे था जी जी। कि क्या लोगों को भरोसा नहीं है फिर? लोग अगर फोन नहीं, नहीं उठा तो कानून क्या के, होता? देखिए अगर फोन नहीं कानून के उठा तो ऊपर क्या भरोसा होता? नहीं है, ये बात आपकी सही है। कानून के ऊपर, सॉरी, इसलिए भरोसा नहीं है, सॉरी, कि एक्चुअल में पुलिस प्रशासन आज भी जो औपनिवेशिक साम्राज्य के दौरान भारत में जो पुलिस काम करती थी, और उस समय पुलिस स्टेट हुआ करता था, ठीक इसी प्रकार से आज भी जो पुलिस है वो एक तरह से उसका जो रवैया है वो निरंकुश है। पुलिस जो दबंग है, जो शक्तिशाली है, जो पावरफुल जो लोग हैं उनके खिलाफ किसी प्रकार की यानी कि एक तरह से कार्रवाई करने में वो तत्परता नहीं दिखाती है। हाँ, यदि कोई मामला छोटा मोटा है तो उसमें जरूर यानी कि एक तरह से जो है पुलिस कोई छोटा मोटा एक्शन ले लेती है। बाकी एट्रोसिटीज के मामले में भी कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है, वो पुलिस में काम करने वाले लोग हैं, वो उसी सामाजिक व्यवस्था में से आते हैं, और उच्च पदों के ऊपर यदि तथाकथित वो लोग बैठे हों जो दबंग जाति से आते हैं, या जो मतलब एक तरह से जिस वर्ग के लोग हैं वो अत्याचार उत्पीड़न करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर यानी कि एक तरह से उन पुलिस अधिकारियों की या पुलिस प्रशासन की जो कलम है, उनकी स्याही है, वो सूख जाती है, और वो भी कार्रवाई करने में यानी कि एक तरह से कोताही वो बरतते हैं। तो ऐसा तो यानी कि एक तरह से देखा गया है कि पुलिस प्रशासन जो है वो अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है वो सही प्रकार से कार्रवाई नहीं करता है, और सॉरी, पुलिस की जो भूमिका है वो अपने आप में संदिग्ध है। डॉक्टर अंबेडकर जी आपकी के आवाज, डॉक्टर अंबेडकर जी के कुछ रोल के बारे में बताएंगे आप? और हमारा जी, जो क्या कंट्री पूछा? है वो कैसे, हमारा जो स्टेट है इंडिया, वो कैसे फेल हो गया उनका जो एक सपना था सामाजिक न्याय का। और नहीं, आज जब एक गरीब आदमी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, काम करने निकलता है और उसकी कहीं भी पिटाई हो जाती है, बंद कमरों में उसको निकाल दिया जाता है, महिलाओं का शोषण होता है। अभी एक हाल ही में घटना हुई है जो कि बीजेपी के एक नेता रोड पे अश्लील कुछ करते हुए आए हैं, तो ऐसा आ रहा है कि वो महिला भी कोई टीचर थी और वो ट्रांसफर चाहती थी। हमारे पास एक कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के भी एक मंत्री जो थे वो ऐसे पाए गए थे, लिप्त संलिप्त पाए गए थे, कैमरा में उनका रिकॉर्ड हो गया था। मतलब कि महिलाओं का क्या शोषण हो रहा है। ये तो आप तो चलिए संगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। यहाँ तो संगठित क्षेत्र में और इतने लेवल पे एक मतलब कि प्रमोशन देनी है या ट्रांसफर देनी है तो महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। तो आदमी अपनी महिलाओं को कोई नौकरी के लिए भेजेगा कि नहीं भेजेगा? काम करने भेजे कि नहीं भेजे? अगर काम करने नहीं भेजते तो तनख्वाह बढ़ाओ मर्दों की। ये भी सरकार नहीं कर रही। पहले एक कमाता था, पूरा परिवार खाता था। आज पूरा परिवार कमाता है तो भी कमी पड़ रही है। और जो परिवार की महिला, आज ऑपरेशन सिंदूर, महिलाओं का सम्मान, और एक महिला बीजेपी के नेता को कह रही है कि मैं ट्रांसफर के लिए गई इसलिए ये मेरे साथ यौन संबंध बनवा रहे थे। दिल्ली में भी एक नेता थे आम आदमी पार्टी के, उनका भी यही था कि वो किसी चीज के लिए, हालांकि कोर्ट ने बरी कर दिया, उनका वीडियो पूरा साफ नजर आ रहा है। तो जब मंत्री लेवल के लोग, ऑफिसर लेवल के लोग इस तरह से पाए जाते हैं कि प्रमोशन देंगे या तुम्हारे काम कराएंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो पुरुष पिट रहा है, गरीब और मध्यम वर्ग का पुरुष पिट रहा है, और महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। जी,
देखिए निखिल जी, एक्चुअल में जब से भारत में यानी कि एक तरह से माफ कीजिएगा, बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तो इसने अपराधियों को जो है एक तरह से अपने अ, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ा जी सा कोई बात नहीं, आपने वैसे भी आप रोक कोई के बात बात नहीं, करते हैं सर कोई थोड़ा सा। बात नहीं, मैं पॉज कर देता हूँ। जी सर। देखिए निखिल जी, जिस महिला के साथ में ये घटना घटित हुई है वो महिला खुद ज्यादा बेहतर और बखूबी रूप से जानती है कि आजकल जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो मंत्री बने हुए हैं, और जिनकी अनुशंसा के ऊपर या जिनकी सिफारिशों के आधार पर यह ट्रांसफर होता है, ये कहीं ना कहीं पर ये करप्शन को बढ़ावा देने का एक पूरा का पूरा एक मकड़जाल हो बन चुका है। और इस प्रकार की ये जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं वो खत्म होनी चाहिए। और सही बात तो यह है कि सही एक ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए, किन लोगों का ट्रांसफर होगा, किन का नहीं होगा, किस नियमों और मापदंडों के तहत ट्रांसफर होगा, ये सारा सिस्टम लागू होना चाहिए। और ये जो सिफारिशी जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, तभी जाकर जो है इनके ऊपर जो है वो लगाम लगेगी। अब लेकिन इसके लिए भारत के जो नागरिक हैं, इनको जागरूक होना होगा, जनता को जो है वो संवेदनशील बनना होगा, और इस प्रकार की राजनीति करने वाले जो लोग हैं और ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको हतोत्साहित करना होगा। अच्छे लोगों को जो है वो प्रतिनिधित्व के लिए जो है आगे लाना होगा। और सच्चे और अच्छे लोग जब राजनीति में जाएंगे, जब उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, तो ऐसी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर लगाम हो लगेगी। साथ ही साथ जो विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, इन चुनाव में महिलाओं का जो है वो रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, इनमें भी लागू होना चाहिए। और 2025 में जो सीटें बढ़ रही है लोकसभा की और विधानसभा की और राज्यसभा की, तो उसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व लागू होगा। अगर 33% या 35% रिजर्वेशन यदि उनके लिए लागू होता है, तो निश्चित रूप से उनकी भागीदारी बढ़ेगी। तो ऐसी जो घटनाएं हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से अंकुश भी लगेगा, उनके ऊपर लगाम है वो लगेगी। सर लेकिन यहाँ पर आपने तो महिलाओं आरक्षण का एक अलग ही मुद्दा उठा दिया। हमने देखा है जहां पर महिलाओं का आरक्षण आया है, वहां पर क्या हो रहा है, फोटो महिला की होती है, साथ में उसके पति की होती है। सत्ता किसकी है पता नहीं। मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ जो कि मेरे साथ बीती है। बीएसपी की एक काउंसलर थी, एक जगह से बनी थी दिल्ली में। एक महिला अनुसूचित जाति की पुलिस में गई कंप्लेंट लिखवाने, उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी। वो महिला को फोन लगाया, महिला के पति ने फोन उठाया, उन्होंने कहा वो तो बर्तन माज रही है, बताइए क्या बात है। हमने कहा ये बात है, एक महिला है वो, उनको ससुराल में परेशान किया जा रहा है, उनकी एफआईआर नहीं हो रही। कहते हैं मैं क्या करूँ इसके हम्म। अंदर, ये क्या करेगी इसके अंदर, ये तो पुलिस का मैटर है। नहीं, ये बात भी खैर दूसरी आपकी बात सही। ये है कि महिलाओं के ऊपर ही जो महिलाओं को जो आगे किया जा रहा है हर जगह, उसके अंदर पूरी पूरी जो पूंजीपति हैं उनकी साजिश है कि महिलाएं कार्य क्षेत्र में आए, जिससे पुरुषों के जो श्रम का रेट है, मतलब जो आय पुरुषों को वो दे रहे हैं, जब ज्यादा महिलाएं आ जाएंगी, क्योंकि काम आसान हो गया, मशीनों से हो गया, तो पुरुषों को हटाया जाए ताकि कम तनख्वाह दी जाए। यहाँ तो शोषण और हो रहा है श्रमिक के तौर पे। और मेन बात है कि कुल मिला के इसके पूरे सेंटर में कि पुरुष पिसता है, महिलाएं जब काम पे आती है तो उनका तो शोषण और बढ़ रहा है, कम थोड़ी ना हो रहा है। ये तो मैंने आपको कब से बता रहा हूँ, मेरी मदर ने, मेरी माँ ने केंद्र सरकार के अंदर ही 40 साल 39 साल दिए। वो खुद कहती है कि केंद्र सरकार के जो ऑफिस में थी, वो कहते हैं तो ऐसे प्रयास वहां पे जो कार्य करने वाले थे, हर कोई यही सोचता था कि कैसे महिलाओं का शोषण करे। महिलाएं अपने आप को बचा के रखती है, महिलाओं को हम कब तक एक दुनिया के अंदर जबरदस्ती डालते रहेंगे। और बात यह है कि आज, अब आपने महिलाओं को आरक्षण की बात करी, आरक्षण तो एससी एसटी को ही मिल रहा है। क्या कर लिया उन्होंने, बताइए आप, नहीं, क्या कर देखिए लिया देखिए उन्होंने। निखिल जी, बात वो आज बात तक यह है कि मिनिमम वेजेस भी, उनको पता है कि भारत का जो भी, भारत में ज्यादातर जो श्रमिक है वो एससी एसटी ओबीसी के है, वो ढंग से आज तक मिनिमम वेजेस भी नहीं लागू करा पाए।
कम से न्यूनतम आय भी लागू नहीं करा पाए। वो पुलिस पे दबाव नहीं बना सकते, 120 एमपी हैं, हर जगह एमएलए भी होते उतने ही, वो तो दबाव भी नहीं बना पाते पुलिस पे। मैंने आपको बीएसपी के एक एमएलए का बताया, एक काउंसलर का बताया मैंने आपको, ये सभी आपने ऐसे हैं। आपने बहुत सारे सवाल है वो दागे हैं और ऐसा लगता है कि प्रोटेक्शन नहीं जैसे मिल मैं रही है ना, सत्ता में हूँ। बचाव नहीं मिल रही है। आप नहीं हो, आप एक नहीं नेता हो, नहीं लोग आपका नहीं भरोसा नहीं कैसे करेंगे? वो नहीं आपका मैं भरोसा कैसे कर ये लें? मैं हर ये नेता कहना यही चाह रहा बात हूँ। बोलता है, ये बिल ले नहीं आओ, नहीं मैं वो ये बिल ले कहना आओ, चाह रहा हूँ कि और सत्ता में आते हैं। नहीं निखिल जी, एक्चुअल में क्या है, जो आपके सवाल है वो सवाल तो जायज है, लेकिन एक्चुअल में सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है। अब रही बात यानी कि एक तरह से रिमेडी की और इनके लिए, देखिए जब तक हम सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर है, तब तक जितना हमारे से जो हो सकता है वो हमें करना चाहिए और हम कर रहे हैं। ये बात आप यानी कि एक तरह से मान के चलें कि अभी ना हमारा एमएलए है ना हमारा एमपी है। हम राजस्थान में और दूसरे अदर जो स्टेट्स हैं जहां पर पार्टी संगठन का ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, वहां पर पार्टी है वो काम कर रही है, आगे भी करेगी। पब्लिक की रिमेडी के लिए, उनकी पब्लिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनके समाधान के लिए, उनको समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत रहती है, और वो रहेगी, आगे भी रहेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि यदि ये व्यवस्थाएं लागू नहीं की जाए तो इनके अलावा और क्या किया जा सकता है। यदि कोई किसी के पास में कोई बेहतर प्लान हो कि भाई इन इनको दूर करने का ये नहीं ये प्लान हो सकता है, तो वो प्लान पेश करे। अब रही बात यानी कि एक तरह से जब महिलाओं का, देखिए एस सी एस टी रिजर्वेशन की बात आई, एस सी एस टी रिजर्वेशन लागू होने की वजह से कम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो सरकारी जो क्षेत्र है, उसमें हालांकि पूरा रिजर्वेशन अभी भी लागू नहीं हो पाया है, लेकिन आज हमारे बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो ऊंची पोस्टों के ऊपर पहुंचे हैं, बड़ी पोस्टों के ऊपर गए हैं। एक समाज में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। संविधान लागू होने से पहले, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था, उससे पहले आज के 3 या 4 या 5 पीढ़ी पहले हम बात करते हैं, क्या हमारे कोई बाप दादा कोई कलेक्टर बनते थे, कोई एसपी बनते थे, या कोई जो है किसी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर वगैरह बनते थे? यदि उस समय का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो आपको बिल्कुल नगण्य है वो देखने को मिलेगा। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, उच्च शिक्षा, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे लोगों ने जो है वो अच्छी एजुकेशन ली, की पोस्टों पर गए, वीसी भी, यानी कि कहीं कहीं पर जो है यूनिवर्सिटीज के वीसी भी बने हैं। संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग के कई बार जो है वो उनके सदस्य भी बने हैं, उनके अध्यक्ष हैं वो भी बने हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर भी बने हैं, प्रोफेसर भी बने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी हैं। इसके अलावा जो है कलेक्टर हैं, एसपी हैं, वो उन पदों के ऊपर भी गए हैं, और बहुत सारी और भी ऐसी बड़ी पोस्टें हैं उनके ऊपर हमारे लोग हैं वो सत्तारूढ़ हुए हैं। जब वो लोग वहां पर पहुंचे हैं तो उन्होंने पहुंचने के बाद में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो अपने आप में यानी कि एक तरह से प्रशासनिक तौर पर मिसाल जो है वो बने हैं, और उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनकी सराहना भी हुई है। लेकिन जब वो पद के ऊपर रहते हैं तब यानी कि एक तरह से जो है वो उनको अवसर मिलता है, तो वो कानून के दायरे में रहकर उस काम को करने में सक्षम हो पाते हैं। लेकिन यदि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, अब जैसे महिलाओं की बात आती है, आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। ये बात सत्य है कि कम से कम जो निचले स्तर के ऊपर इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जहां पर महिलाओं के नाम पर जो है उनका प्रतिनिधित्व है, उनके पति या रिश्तेदार या जो है उनके जो बेटे पोते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कम से कम संसद और विधानसभाएं तो ऐसी होगी जहां पर महिला को खुद को ही वहां पर जाना होगा, प्रश्नोत्तरी में भाग लेना और है, संसद इसके की या अंदर एक विधानसभा बात, की कार्रवाई में भाग लेना है, जो आप तो ये कह रहे महिला हैं को ही ना, लेना होगा। ये आप जो कह जी। रहे हैं, यही सोच के एससी एसटी का संसद और विधानसभाओं में और निचले स्तर पर आरक्षण है कि उनके एमपी एमएलए बनते हैं, लेकिन चुप होते हैं क्योंकि पार्टी रूल करती है, ये हाँ, भी ये बात आपकी सत्य है, मैं इस बात को तो कैसे मैं महिलाएं बोल मैं लेंगी इस जब बात वहां को पे मानता पार्टी की हूँ। पैसा चलेगा? बात बाबा ये है कि साहब ये ने सॉल्यूशन नहीं आ रहा सर इनको निकल के। मजल्स डॉग कहा है।
एक ऐसी इनको पावर नहीं नजर आ रही, वो पावर नजर नहीं आ रही जो लोगों को एजुकेट करे, लोगों को एक करे सत्ता से बाहर। देखिए, बाबा साहब ने ऐसे लोगों को जो है मिजल्स डॉग कहा है, यानी भौंकने वाले कुत्ते। मतलब ये केवल यानी कि एक तरह से दिखावे के तौर पर संसद विधानसभाओं में जाते हैं, ये समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। पूना पैक्ट की वजह से ये समस्याएं खड़ी हुई है। पूना पैक्ट पार्ट फर्स्ट बाबा साहब के टाइम पे लागू हुआ, और फिर उसके बाद में जो है ये आपका जो पार्टी सिस्टम, और पार्टी सिस्टम के साथ साथ में ये जो दल बदल का जो कानून आया है और विप सिस्टम आया है कि जो राजनीतिक दल का प्रतिनिधि या प्रत्याशी जिस राजनीतिक दल की जो बात है उसको नहीं मानेगा, तो ऐसी स्थिति में संसद या विधानसभा की सदस्यता है वो अनुशासन के नाम पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनकी सदस्यता को निलंबित किया जा सकता है। स्थायी रूप से जो है उनको जो है वो हटाया भी जा सकता है। तो ये इसलिए किया गया ताकि उनके ऊपर अंकुश रखा जा सके, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात यह है कि तथाकथित इन पार्टियों के, मैं इनको यानी कि एक तरह से देखिए भारत में जो ब्राह्मणिकल पार्टियां हैं, ये एक में भगवा ब्राह्मण है, एक में तिरंगा ब्राह्मण है, और वो जो है इस देश का प्रतिनिधित्व जो है वो सत्ता में भी यही है, विपक्ष में भी यही है। और हमारे जो लोग हैं वो इन पार्टियों की केवल और केवल गुलामी नहीं करते नहीं हैं, सर, और ये हमारे लोगों ने पार्टियां टिकट बीएसपी ऐसे ज्वाइन लोगों करी को जहाँ पे देती है। उन्हें, बीएसपी में उनको हर थोड़ा कुछ 30-30 साल से काम करने वालों को अनुशासन के नाम पे निकाल दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, वहां मैं पर भी बात ये ऐसा कह रहा हुआ हूँ है कि ना। ये तो प्रॉब्लम कांसीराम, ये है कि मान्यवर ये सब कांसीराम जी। बातें ना तो उसको समझ में आएगी कि जिसको लटकाया जा रहा है, लटका के पीटा नहीं जा रहा वो है। देखिए, नहीं उनको तो ये बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन कम से कम जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको तो ये बातें बहुत अच्छे से समझ में बुद्धिजीवी आती तो है। सोचता है पैसा कमा देखिए, के अमेरिका निकलो, कनाडा निकलो। जो व्यक्ति कौन सोच रहा आज है उनकी? दो वक्त की कौन सोच रोटी रहे हैं के सर? लिए जो प्रयासरत अभी वो है। है कुमार विश्वास है बुद्धिजीवी, उनकी बेटी वहां पढ़ रही है इंग्लैंड में, एक दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे प्रवेश वर्मा, उनकी बेटी फॉरेन में पढ़ रही है। ये तो सारा जितने भी मैंने देखा, मेरे साथ जो आई मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा था, 90% लड़के जो है ना वो फॉरेन जा चुके। लड़कियां रह गई क्योंकि उनकी शादी हो गई यहाँ पे, जिनकी शादी ऐसे ऐसे हो गई कि वो फॉरेन में पति हो गई, फॉरेन चली गई। ये ना मिडिल क्लास को पड़ी है, ना बुद्धिजीवी नहीं को ये पड़ी है, बात ना तो, नेताओं को पड़ी है, एक वो तो पिटता मिनट, ही रहेगा। एक मिनट निखिल जी, निखिल जी ये बात तो आपकी बिल्कुल सत्य है कि हमारा जो वर्ग का जो व्यक्ति है वो समस्याओं से जूझ रहा है, और समस्याओं से जूझने के साथ साथ में वो कहीं ना कहीं पर मंदिर और मस्जिद की राजनीति में उलझा हुआ है, या वो कावड़ यात्रा ला रहा है, या कहीं ना कहीं पर यानी कि एक तरह से माता ने बुलाया है और वो उस जयकारे में लगा हुआ है। वही माता उनको यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में क्यों नहीं बुलाती, वो पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर उनको क्यों बुलाती है? ये अपने आप में यानी कि एक तरह से सोचनीय बिंदु है। ये हमारे लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को और हमारे वर्ग के लोगों को जो है वो इस बारे में सोचना चाहिए, और सोच विचार कर यानी कि एक तरह से काम करना चाहिए। जिन वर्गों के जो लोग हैं, जो जिनके जो बच्चे हैं, कोई हार्वर्ड में जो है वो पढ़ रहा है, कोई जो है ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई जो है अमेरिका की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ रहा है, तो ये चीज तो हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो कभी यानी कि एक तरह से जो है वो मंदिर को नहीं बचाने नहीं का सर, मैं ठेका नहीं आपको यहाँ लेता, पर वो एक चीज, उनका झंडा मेरे नहीं को माफ उठाता है। करिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं दर्शकों हम्म। को बताना चाहता हूँ। मैं 16 साल से डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन में हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से युवक जो स्कॉलरशिप पाई, जिन्होंने जो फॉरेन चले गए, मैं SC ST की बात कर रहा हूँ, खास करके SC की, वो लौट के कभी कोई मिशन में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, वो भी कुछ नहीं कर रहे। आप यहाँ पे खाली SC ST को नहीं रखिए, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। देश की गरीब की किसी को परवाह नहीं है। एस जी सी एस टी के बच्चे भी देखिए, बाहर जाके मौज नहीं करते हैं, नहीं, उनको भी तो नहीं वहां पे, यहाँ मैं पे मैं गरीब SC ST आपकी, की चिंता नहीं है। मैं आपकी इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकता कि जो सारे जो बच्चे हैं वो SC ST के बाहर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पर हो सकता है कि वो चकाचौंध में और चमक दमक में जो है वो जरूर यानी कि एक तरह से हो जाते होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बाहर गए हैं, और बाहर जाने के बाद में उन्होंने बाबा साहब को जब पढ़ा, उन्होंने विचारधारा को पढ़ा, उन्होंने ज्योतिबा फुले को पढ़ा, उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ा, उन्होंने AV रामास्वामी जो वो यहाँ पेरियार पर है उनको अपॉर्चुनिटी जब देखते पढ़ा। हैं, वो यहाँ पर अवसर देखते हैं कि यहाँ पे जो कम पैसे वाले जो मिशन लिए डॉक्टर अम्बेडकर जी के, उनको मिला के कैसे वो नेता बन के आके फिर बाहर से आके उन पे बैठ जाए।
वो अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। नहीं, ये बातें हालांकि पूरी तरह से सत्य तो मैं नहीं मान सकता कि वो सारे यानी कि एक तरह से केवल अपना कोई एक उदाहरण दे लीडरशिप यानी सकते कि हैं, एक कोई तरह से एक करने के उदाहरण दे सकते उद्देश्य हैं से ऐसा कि करते हैं। किसी ने बाहर से सपोर्ट किया और यहाँ पे कुछ खड़ा कर दिया हो, नहीं, अपॉर्चुनिटी ना देखी ऐसा हो। यानी कि एक तरह से मैं ऐसा कोई मेरी एक लंदन एग्जाम्पल के तो व्यक्ति आपको से यानी कि बात एक हुई तरह थी से नहीं जिन्होंने दे कुछ लाख सकता। रुपए दिए थे एक पार्टी को। वो पार्टी चली रही, पर उनका प्रयोजन ये था कि वो पार्टी उनको कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन देती। हम्म। चंद लाख रुपए लेके वो कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन, ये काय का डॉक्टर अम्बेडकर जी का मिशन है। नहीं, ऐसे लोग अवसरवादी लोगों की कमी नहीं है। मैं ये तो देखिए, ये अवसरवादी लोग हैं, वो हो सकते हैं वो इस प्रकार से यानी कि एक तरह से अवसर का फायदा उठाकर इस प्रकार का जो है वो काम करते होंगे। लेकिन यानी कि एक तरह से मैं बताऊं आपको, मेरे पास में 2000 इसमें कोरोना काल जब चल रहा था, 2020 में जब कोरोना आया था, तो उस समय मेरे पास में ऑफर आया कि सर, 2 बार मेरे पास में जो है वो फोन आया। किसी व्यक्ति के द्वारा जो है वो फोन किया गया था। उन्होंने कहा कि मैं राजनाथ सिंह जी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, और हम आपको जो है ऐसी आयोग का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि यार, मुझे आप ऐसी, अच्छा, मुझे इस प्रकार की कोई अपेक्षा भी नहीं थी कि कोई मेरे पास में इस प्रकार का कोई कॉल आएगा। तो यार मैंने कहा कि मुझे आप ऐसी आयोग का चेयरमैन क्यों बनाना चाहते हो? ना तो मैं बीजेपी की विचारधारा से संबंध रखता हूँ, ना ही यानी कि एक तरह से जो है ये राजनीतिक पोस्टें हैं। और जो है आप जो है किसी और व्यक्ति को भी जो है ये बना सकते हैं, कि नहीं, हमें एम्बेडकराइट व्यक्ति चाहिए जो जी सर, समय जो खत्म है हो वो गया ऐसे आपका। आयोग का चेयरमैन बन सके। जी जी। तो देखिए, अवसर जो है वो आप लोगों को अब वो देखना है कि आप अवसरवादी बनते हैं या मिशन मूवमेंट को आप चुनते हैं। जी जी। तो मेरी 2 दिन तक बातचीत चली और मैंने इसलिए जो है इनकार कर दिया। मैंने कहा कि देखिए, आपकी पार्टी केंद्र में भी है, आपकी जो है कई जी राज्यों में भी जो है आपकी कोई सरकार नहीं है, सर, वो सत्तारूढ़ आपका है। जो भी रहा हो हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे, अभी समय कम है। आपने इनकार किया। मेरे पास भी आए थे कई साल 2014 के इलेक्शन से पहले फोन, मैं भी नहीं गया। खैर, ये थे हमारे साथ दशरथ हिंगोड़िया जी, जो कि बात कर रहे थे कि भारत में श्रमिकों पे कैसे अत्याचार हो रहा है, उनका कैसे शोषण हो रहा है। आप अगर डॉक्टर अंबेडकर जी की किताबें पढ़ना चाहते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 8527533051, 8851188170, और हमारी वेबसाइट है nspmart.com। तो मुझे फोन करिएगा। और सर, मैं आपको भी बता दूंगा, अगर कंप्लेंट आती है तो आपको बताऊंगा राजस्थान में, तो आप जरूर उस पर ध्यान दीजिएगा।